हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्लास 9th के चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई के अभ्यास के प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो कि पेज नंबर नई बुक्स में 59 पर गिवन है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करो। अब हमें क्या करना है, जो पादप कोशिका होती है और जो जंतु कोशिका होती है उन दोनों में बेसिकली हमें अंतर बताना है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। ऐसे बना लेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, सबसे पहला क्या है, पादप कोशिका में ये प्राय जंतु कोशिका से बड़े आकार की होती हैं। तो जो पादप कोशिका होती है ना, जो इनका आकार होता है वो जंतु कोशिका की तुलना में बड़ा होता है और जंतु कोशिका ये प्राय छोटे आकार की होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, होती हैं लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या है, पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति होती है। तो हमने पढ़ा था कि जो कोशिका होती है, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, उसके बाहर भी एक कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं पादप कोशिका में। ठीक है, और जंतु कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, पादप कोशिका में क्या होता है, इसमें हरित लवक उपस्थित होते हैं जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। और जो जंतु कोशिका होते हैं इसमें हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर पादप कोशिका में प्लास्टिड उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में जो प्लास्टिड होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। लेकिन बच्चों जो युग्लिना होती है ना, युग्लिना की जो जंतु कोशिका होते हैं उसमें प्लास्टिड होते हैं। तो ये एक अपवाद होता है। ठीक है, वैसे जंतु कोशिका में प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, एक जंतु कोशिका को छोड़ के जिसको हम युग्लिना कहेंगे। ठीक है, इसमें सेंट्रोसोम तथा तारक केंद्र सेंट्रियोल जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। और जो जंतु कोशिका होती है इसमें सेंट्रोसोम तथा तारक केंद्र क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, फिर छठे नंबर पर डिफरेंस है कि इसमें केंद्रक कोशिका भित्ति के बगल में होती है। इसमें जो केंद्रक होता है ना वो कोशिका भित्ति के बिल्कुल साइड में होता है। ठीक है, क्या होता है बीच में, जैसे ये हमारा पादप कोशिका है, बीच में तो बच्चों हमारी रसधानी होती है, और जो केंद्रक होता है ना वो साइड में होता है। ठीक है, और लेकिन जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। तो जंतु कोशिका ऐसी हो गई और इसमें जो केंद्रक होगा वो बिल्कुल मध्य में स्थित होगा। ठीक है, इसमें रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। तो अभी मैंने दिखाया जो पादप कोशिका है इसमें जो रसधानियाँ होती है बहुत बड़ी होती है, इसी वजह से जो केंद्रक होता है वो कोशिका भित्ति के बगल में होता है। ठीक है, और इसमें रसधानियाँ जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, और क्या है, गोल्जी उपकरण अलग अलग इकाइयों डिक्टोसोम का बना हुआ होता है। जो गोल्जी उपकरण जो होता है ना वो अलग अलग इकाइयों का बना होता है। और जंतु कोशिका में एक ही गोल्जी उपकरण होता है जो आसानी से दिखाई देता है तथा इसकी संरचना जटिल एवं विकसित होती है। तो आई होप बच्चों आपको इसका डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है। तो प्रश्न 2, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हमें अंतर बताना है। तो चलो इसका अंतर देखते हैं। तो क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः छोटा होता है जो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार प्रायः बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, केंद्रिका अनुपस्थित होती है। इसमें जो न्यूक्लियोलस होते हैं, जो केंद्रिका होती है वो अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका जो होती है वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, झिल्ली युक्त कोशिका अंग अनुपस्थित होते हैं। तो बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका में जितने भी कोशिका अंग उपस्थित होते हैं उनकी झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी उपकरण आदि उपस्थित होते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि जितने भी कोशिका अंग होते हैं उनकी झिल्ली होती है, झिल्ली युक्त कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, इसमें केंद्र के क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्र के क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है जिसमें केंद्रकाय कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना तो उसके अंदर जो केंद्रक होता है वो बस ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। जब केंद्रक झिल्ली अस्पष्ट होती है तो जो क्रोमैटिन पदार्थ होता है वो ऐसे ही बस कोशिका के अंदर पड़ा होता है जिसको हम केंद्रकाय कहते हैं। ठीक है, और जंतु कोशिका में इसमें केंद्र के क्षेत्र सुस्पष्ट होता है जो चारों ओर से केंद्र के झिल्ली से घिरा होता है। तो बच्चों ये कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर हमारा केंद्रक हो गया और केंद्रक के बाहर एक पूरी प्रॉपर केंद्रक झिल्ली होती है जिसकी वजह से जो भी केंद्रक के अंदर जो सामान होता है वो केंद्रक झिल्ली उसको
कोशिका के सामान से अलग रखती है, ठीक है, और इसमें ऐसे ही बीच में पड़ा होता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और लास्ट डिफरेंस क्या है, इसमें कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। तो जो बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, उसमें जो विभाजन होता है वो विखंडन द्वारा होता है और बडिंग द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। विखंडन में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है वो 2 हिस्सों में बट जाती है, और मुकुलन में क्या होता है, पेरेंट बॉडी पे एक बर्ड उग गया तो ये धीरे धीरे ग्रो कर जाता है और एक इंडिपेंडेंट बर्ड बन जाता है, ठीक है। और जो जंतु कोशिका होती है, इसमें कोशिका विभाजन समसूत्रीय मतलब माइटोसिस द्वारा और अर्ध सूत्रीय मियोसिस विभाजन द्वारा होता है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अब प्रश्न 3 है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है जो प्लाज्मा झिल्ली होती है अगर यदि वो फट जाए टूट जाए तो उस स्थिति में क्या होगा। तो इसका उत्तर पढ़ते हैं। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो कोशिका अंग लाइसोसोम फट जाएंगे और लाइसोसोम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेंगे। इस स्थिति में कोशिका जीवित नहीं रह पाएगी क्योंकि पदार्थ अंदर बाहर आसानी से आ जा सकेंगे, अतः कोशिका में रासायनिक पदार्थों का संगठन सुचारू रूप से नहीं रह पाएगा। तो बच्चों इसमें कहा क्या जा रहा है कि जो ये कोशिका होती है, जो कोशिका की जो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ना, ये इसको बाहरी वातावरण से अलग करती है और इसके अंदर के सामान को बचाए रखती है। लेकिन जब एक प्लाज्मा झिल्ली किसी भी कारणवश फट जाएगी, टूट जाएगी, तो इस केस में क्या होता है, जो कोशिका अंग होता है ना लाइसोसोम्स, वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा और उसमें इतनी ज़्यादा पावरफुल पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं जो अपने ही कोशिका को पाचित कर जाते हैं, ठीक है। और वो प्लाज्मा झिल्ली नहीं रहेगी तो क्या होगा, सारे पदार्थ बाहर के अंदर आ जाएंगे और अंदर के बाहर चले जाएंगे। तो ये कुछ भी एक दूसरे के जो पदार्थ होंगे जो ज़रूरी होंगे वो अलग नहीं रह पाएंगे और इसी वजह से जो हमारी कोशिका होगी वो मर जाएगी, वो सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगी। तो आई होप बच्चों ये आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अब प्रश्न 4 देखते हैं। यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। पूछा जा रहा है कि गोल्जी उपकरण अगर कोशिका अंग नहीं होगा कोशिका के अंदर तो क्या होगा। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर में क्या है, यदि कोशिका में गोल्जी उपकरण नहीं होंगे तो लाइसोसोम का बनना बंद हो जाएगा तथा कोशिका का अवशिष्ट निपटान नहीं हो पाएगा। अब वो कह रहे हैं कि जो कोशिका होती है ना, कोशिका में गोल्जी उपकरण अगर नहीं होगा तो लाइसोसोम्स नहीं बनेगा, क्योंकि गोल्जी उपकरण ही लाइसोसोम्स बनाता है। और जब लाइसोसोम्स नहीं बनेंगे तो जो कोशिका में जो अवशिष्ट पदार्थ इकट्ठे होते रहते हैं वो उनका निपटान नहीं हो पाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, गोल्जी उपकरण के बिना जो हमारा अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि गोल्जी उपकरण में ये पदार्थ पैक किए जाते हैं और भेजे जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ER का मतलब होता है अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गोल्जी उपकरण अगर नहीं होगा ना तो जो भी चीज़ें हमारे अंतर्द्रव्य जालिका में बनाई जाती है ना, तो वो वहाँ से लेके कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुँचाई नहीं जा पाएंगी, तो जिसकी वजह से वो कोशिका को पूरी प्रोटीन नहीं मिलेगा, लिपिड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यही तो चीज़ हमारी अंतर्द्रव्य जालिका में बनाई जाती हैं। और गोल्जी उपकरण में ये जो पदार्थ बनते हैं वो पैक किए जाते हैं और दूसरे कोशिका अंग तक भेजे जाते हैं। तो ये काम भी नहीं होगा जब गोल्जी उपकरण अगर नहीं होंगे तो, ठीक है। और क्या है, लास्ट क्या है, गोल्जी उपकरण के बिना पदार्थों का संचयन मतलब स्टोरेज, रूपांतरण मतलब मॉडिफिकेशन तथा बंद करना पैकेजिंग नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं गोल्जी उपकरण जो नहीं होगा ना तो जो पदार्थों का संचयन होता है, रूपांतरण होता है तथा पैकेजिंग जो होता है ना वो नहीं हो पाएगा। तो देखो गोल्जी उपकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिका अंग होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका अंग का कौन सा अंगक बिजली घर या ऊर्जा ग्रह कहते हैं और क्यों। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कोशिका का कौन सा जो अंगक होता है उसको ऊर्जा ग्रह या बिजली घर कहते हैं। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ATP कोशिका का ऊर्जा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंग होता है ना उसी को हम कोशिका का ऊर्जा ग्रह या बिजली घर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना हमारे को काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है ना वो बनती है, और वो एनर्जी जो बनती है ना वो कहाँ पे इकट्ठी होती है, वो ATP के रूप के अंदर। ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में
इकट्ठी होती है, और तो जब कभी भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो यही माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, एक तरह से एटीपी हमारी ना पैसों की तरह हो गई। जब हमें मार्केट जाना होता है और हम शॉपिंग करते हैं तो हम पैसे दे के शॉपिंग कर लेते हैं ना, तो ऐसे ही क्या होता है, ठीक जब हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है ना, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एटीपी के रूप में एनर्जी देता है, और अब एटीपी कोशिका की ऊर्जा ग्रह होती है। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कोशिका झिल्ली जो हमारी होती है वो लिपिड और प्रोटीन से बनती है, तो ये लिपिड और प्रोटीन हमारी कोशिका में कहाँ पे बनते हैं, तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है लिपिड जो होते हैं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का संश्लेषण होता है। ठीक है, और प्रोटीन का संश्लेषण खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो बच्चों हमने चित्र बनाया था, जो हमारे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है वो कुछ कुछ ऐसी होती है, ठीक है ना, वो ऐसी होती हैं, और यहाँ पे हमारा लिपिड बनता है। और जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है ना, तो उन पे ऐसे गोल गोल से होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। तो इन्हीं राइबोसोम्स में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। अब जो अमीबा होता है ना, ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। अब तो अमीबा जो होता है ना, वो अपना भोजन कौन सी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं, एंडोसाइटोसिस। अमीबा की प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो होती है वो लचीली होती है, जिसकी सहायता से यह भोजन के कणों को ग्रहण कर लेता है। जब भोज्य पदार्थ उसके संपर्क में आता है तो वह उसे चारों ओर से अपने कूटपाद से घेर लेता है। यह एक प्यालीनुमा रचना होती है जिसे खाद्य रिक्तता या खाद्य रसधानी कहते हैं। पाचन क्रिया एंजाइम के द्वारा खाद्य रसधानी में होती है। पाचन भोजन निकटवर्ती कोशिका द्रव्य द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा जिसका पाचन नहीं होता है वे खाद्य रिक्तिका के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो बच्चों इसमें क्या बताया जा रहा है, अमीबा जो होता है ना, अब हमें पता है अमीबा की तो कोई फिक्स शेप होती नहीं है। अमीबा जो होता है, जो उसकी प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, वो लचीली होती है, वो कोई भी रूप ले लेती है। तो जब वो देखेगी ना, ये हमारा अमीबा है, ये बीच में क्या है, केंद्रक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जब कभी भी अमीबा देखेगा खाना है तो वो अपने ना ऐसे ये फैलता जाता है खानों की तरफ, चारों तरफ अपनी। तो इसको हम कहते हैं कूटपाद। क्या कहते हैं, कूटपाद। तो ये ऐसे खाने के चारों तरफ पूरा फैल जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा लचीली होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर जब वो जो अमीबा होता है ना, जब वो अपने अंदर खाने को ले लेता है, ये खाने को ले लेता है खाद्य कण के अंदर और खाद्य रसधानी के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारे जो पाचन रस होते हैं वो छोड़े जाते हैं और उसमें क्या होता है, वो खाना पच जाता है। और जो खाना पचता नहीं है वो खाद्य रिक्तिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासरण क्या है। प्रासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है। अब प्रासरण क्या होता है, ये हमारा जो विसरण होता है ना, इसकी एक विशिष्ट विधि है जिसमें जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता मतलब शुद्ध जल या तनु विलयन में निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। तो बच्चों इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा प्रासरण होता है ना, उसमें क्या होता है, ये बीच में कोई एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। तो जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होगी ना, तो पानी वहाँ से जाएगा उस जगह पे जहाँ पे पानी की मात्रा कम होगी, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा, ठीक है। तो इसी को हम प्रासरण कहते हैं। और ये बच्चों एक विसरण की विशिष्ट विधि होती है जो कि जल में ही होती है। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा है निम्नलिखित प्रासरण का प्रयोग करें। जो अभी हमने प्रासरण सीखा था ना, उसका एक प्रयोग
करना है। तो छिले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लो। इन चारों को खोखला करो जिससे कि आलू के कप, एक कप को उबले आलू में बनाना है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। इसमें क्या करना है, आपको ना आलू लेने हैं, कच्चे आलू जो होते हैं ना, ऐसा आलू होता है, उसको बीच में से काट लो। बीच में से काटने के बाद आप अंदर से खोखला कर लो, उसके आलू को निकाल के खोखला कर लो। ऐसे आप 3 कप बना लो कच्चे आलू के, और एक आलू को उबाल के खोखला करके एक चौथा कप वैसा बना लो, ठीक है। और उसको क्या करो, जल से भरे वाले बर्तन के अंदर रख दो। अभी देखते हैं क्या करना है। अब आपको क्या करना है, पहले वाले कप को खाली रखना है, जल से भरे बर्तन में एक आलू के कप को खाली रख देना है। कप बी में 1 चम्मच चीनी डालो। अब क्या करना है, यहाँ पे पानी वाला बर्तन लेना है और जो कप बी बनाया था खोखला करके उसमें चीनी डाल देनी है, उसे पानी के बर्तन में रख देना है। कप सी के अंदर हमें क्या करना है, हमें नमक डालो। कप सी में 1 चम्मच नमक डालो। तो कप सी में जो हमने आलू खोखला किया था ना, उसके अंदर हमें नमक डाल देनी है, उसको पानी से भरे बर्तन में रख देना है। और चौथे वाले में जो कप डी था, उबले आलू से बनाए गए, कप डी में 1 चम्मच चीनी डालो। अब जो उबले आलू से हमने कप बनाया था ना, उसको भी पानी के अंदर रख दो और उसके अंदर क्या करो, खोखली जगह में चीनी भर दो। अब क्या कहा है, आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात उनका अवलोकन करो तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। अब हमें ऐसी इन्हीं स्थितियों में 2 घंटे तक रखना है और फिर हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलो देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है, बी तथा सी खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गए, इसका वर्णन करें। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, प्राशन के कारण बी और सी कप में जल एकत्रित हो जाता है क्योंकि बच्चे आलू से बने दोनों कप वर्णात्मक प्रारंभ में झिल्ली का कार्य करते हैं और जल प्राशन विधि से खोखले आलूओं के भीतर चला जाता है। ये एक अल्प प्रसारण दाबी विलयन तथा आलू के कपों के अंदर जाने वाला जल की मात्रा उससे बाहर, ठीक है, आने वाले जल की मात्रा में अधिक होगी, परंतु कुछ समय बाद इसमें चीनी और नमक डाला जाता है तो पुनः जल आलू के कप के भीतर चला जाता है। ऐसे बही प्रसारण के कारण होता है। तो बच्चों इसमें सिंपल सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जो आलू से वाला खोखला कप था जिसमें हमने चीनी भर दी थी और एक में नमक भर दी थी और उसको पानी से भरे वाले बर्तन में रख दिया था, तो क्या हुआ था, इनके अंदर पानी आ जाएगा। इनके खाली जो चीनी वाला था और एक नमक वाला कप था ना, उसके अंदर पानी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, प्रासरण विधि के कारण आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आलू है ना वो एक तरह से वर्णात्मक पारगम्य में झिल्ली का काम कर रहे हैं और जो पानी बाहर की मात्रा, जो हमारे आलू के बाहर वाले एनवायरनमेंट में पानी की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है और अंदर जो है पानी की मात्रा कम है। तो क्या होगा, पानी जो है वो अंदर की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेगा और इन्हीं वजह से जो बी और सी कप होगा उसके अंदर पानी भर जाएगा। तो जो जिसमें चीनी डाली होगी और जिसमें नमक डाला होगा उसके अंदर पानी भर जाएगा। तो आई होप आपको ये आंसर अच्छे से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब जो कप ए था ना जिसमें हमने खोखला करके उसको पानी के अंदर रख दिया था, तो वो इस वाले प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, आलू ए नियंत्रण का कार्य करता है तथा यह एक मानक स्थिति है जिस स्थिति बी, सी तथा डी की तुलना की जाती है। इसे ये इंगित होता है कि आलू कप में जल की गति केवल अंदर से खाली होने पर नहीं हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कप ए था ना वो एक तरीके से हमारे लिए मानक स्थिति का काम कर रहा है तुलना के लिए, कि हमें पता चल गया है कि अगर खाली कप अंदर है, अगर आलू का कप अंदर से खोखला है और पानी में रख देंगे, अगर उसके अंदर से खाली है, दोनों तरफ पानी की मात्रा बराबर है, सेम है, तो इसी वजह से अंदर कोई पानी जाएगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्रित क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करते हो। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर है, आलू कप ए में जल एकत्रित नहीं हुआ क्योंकि आलू के अंदर तथा ये बाहर छोड़ो जल की सांद्रता में कोई अंतर नहीं था। तो वो कह रहे हैं आलू का जो कप ए था ना, जब हमने उसको किसी पानी वाले बर्तन में रखा तो उसके अंदर जल एकत्रित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो जल की सांद्रता थी अंदर और बाहर दोनों बराबर थी, उसमें कोई अंतर नहीं था। अतः ये एक समपरासरण की स्थिति थी। परासरण के लिए सांद्रता में अंतर होना आवश्यक होता है। तो यह कह रही है कि इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, समपरासरण कहेंगे। और परासरण तभी होता है जब दोनों जगह सांद्रता में अंतर हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। और कप डी जो उबले आलू का था
जिसमें 1 चम्मच चीनी थी। उबला होने के कारण यह वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य नहीं करेगा, जिसके कारण आलू कप डी से जल में कोई शुद्ध गति नहीं हो सकी, क्योंकि उबले हुए आलू की कोशिका मृत हो जाती है तथा इसकी झिल्ली की पारगम्यता खत्म हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है, जो हमने चौथी स्थिति में उबला आलू रखा था और उबले आलू में चीनी भर दी थी और फिर उसको पानी में रखा था, उस स्थिति के अंदर जो पानी था ना, वो अंदर आलू के अंदर नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि बच्चों इसके अंदर जो आलू था वो वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उबलने के कारण उसकी जो कोशिका होती है ना, मृत हो जाती है। तो इसी वजह से जो झिल्ली की पारगम्यता होती है वो ख़त्म हो जाती है और इसी वजह से बाहर का पानी अंदर चीनी में नहीं गया। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमें पता है प्रासरण जो होता है वो केवल और केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक वृद्धि एवं शरीर की मरम्मत के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है तथा इसका औचित्य बताइए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कायिक वृद्धि और शरीर की मरम्मत के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है? शरीर की मरम्मत व वृद्धि के लिए कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। इसमें संतति कोशिकाओं में मात्र कोशिका के समान ही गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो शरीर की मरम्मत होती है और वृद्धि के लिए कायिक कोशिकाओं में कौन सी विभाजन की आवश्यकता होती है? समसूत्री, जिसको माइटोसिस भी कहते हैं। इसमें जो संतति कोशिकाएँ जो होती हैं ना, उनमें जो उनकी मातृ कोशिका के अंदर जितने क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स संतति कोशिकाओं में होते हैं। तो आई होप ये आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है, इस विभाजन का महत्व बताइए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है युग्मकों जब बनते हैं तो उसमें कौन सा विभाजन होता है और उसका क्या महत्व है, तो वो बताना है। तो युग्मकों के बनने के लिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। तो जब बच्चों जब भी युग्मक बनेगा, मतलब जब भी हमारे गैमीट्स बनते हैं, तो वो कौन सी विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं? म्योसिस, जिसको हम अर्धसूत्र कहते हैं। इस प्रकार के विभाजन में कोशिका विभाजित होकर 2 के स्थान पर 4 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है अर्धसूत्री कोशिका में जब मातृ कोशिका जो होती है विभाजित होती है तो उसके अंदर 2 नहीं बनती बल्कि 4 नई संतति कोशिकाओं। तो आई होप बच्चों ये आपको चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।